हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा विद स्नेहिल। ये है वीडियो 2 एंड इसमें हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, लेटेस्ट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी रिसेंटली आपका पेपर हुआ है दिसंबर 2023 में यूजीसी का। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर 2 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ये 100 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यू नो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वो प्रूफ भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से कैसे कैसे ये टॉपिक्स है जो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो और आई नो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। सो आप ये कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज करके आप इन वीडियोस को देखिए एंड खुद से अपने आंसर मार्क करिए। ठीक है, मतलब यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड उसमें अपने आंसर मार्क करिए कि फर्स्ट का मेरा क्या आया, सेकंड का मेरा क्या आया, एंड एंड में अपना स्कोर देखिए कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट होते हैं। या फिर अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट प्लीज आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, आप देख पा रहे हो, और हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही हैं या फिर एक गलत है, ये सब। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नई तालीम वॉज सजेस्टेड बाय जाकिर हुसैन कमिटी एट वर्धा। ठीक है, ये बहुत बहुत कॉमन पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो वर्धा एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था, जाकिर हुसैन कमिटी एट वर्धा नई तालीम सजेस्ट की गई थी। नई तालीम मतलब क्या है, आपकी बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन, ठीक है। इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, आपके गांधी जी। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो नई तालीम है उसको जाकिर हुसैन कमेटी थी, उसी ने सजेस्ट किया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नई तालीम सजेस्टेड दैट ऑल एजुकेशन मस्ट बी इन इंग्लिश टू मेक इंडिपेंडेंट सिटीजन। ये काफी गलत है, क्योंकि नई तालीम का ये सुझाव बिल्कुल नहीं था कि सारे नागरिकों को हम क्या बनाए, स्वतंत्र बनाए। कैसे बनाए, इंग्लिश में एजुकेशन देके, अंग्रेजी में एजुकेशन देके, ऐसा उसमें नहीं कहा था। उसमें तो जस्ट क्या बोला गया था, अपोजिट बोला गया था, है ना। गांधी जी ने बोला था ना, नहीं हम तो मदर टंग में पढ़ाएंगे, बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें हम बच्चे को शिक्षा देंगे। राइट, तो ये स्टेटमेंट तो सीधे सीधे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पहला वाला करेक्ट है। सो एज पर दिस आप भी देख पा रहे हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा थर्ड, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देख लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में जो टॉपिक दिखे ना उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में करना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत करा रही हूँ, लेकिन आपसे जितना हो पाए आप वो चीज को जरूर करिएगा। जैसे कि आपने देख लिया एक बार कि जाकिर हुसैन से क्वेश्चन आता है, तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स कहीं भी दिखते हैं, आप कहीं भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो किसी भी एग्जाम का जहाँ पे एजुकेशन पार्ट आता है, तो उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वही मेन पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इसको कई नाम से जानते हैं। जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं, वर्धा स्कीम भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं और नई तालीम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। कब आया था ये, 1937 में आया था। इसके कुछ मेजर जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या था, ये तो बहुत ही अच्छे से याद रखो कि इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि बच्चे को पढ़ाएंगे हम किस भाषा में, वो क्या होगा, आपका मदर टंग, मातृभाषा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको याद हो कि नई तालीम से एसोसिएटेड कौन है, जुड़ा कौन है, गांधी जी। उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था किस पे, वर्क सेंट्रिक एजुकेशन पे, जिसे हम और क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट पे। ठीक है, तो ये आपको ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्दावली है, ये याद रखनी है। मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, हैंडीक्राफ्ट, वर्क सेंट्रिक एजुकेशन। अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड्स दिखते हैं तो सीधे समझ जाइए कि बात हो रही है उन चीजों की जिसको गांधी जी ने सजेस्ट किया था, किसके अंडर, अपनी बेसिक एजुकेशन के अंदर, नई तालीम जो स्कीम थी उसके अंदर। ठीक है, अब इसके ना दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, मतलब गांधी जी ने जो ये चीज बोली ना कि हम हैंडीक्राफ्ट करेंगे, वर्क सेंट्रिक एजुकेशन करेंगे, उसके दो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे बेनिफिट्स थे। पहला क्या था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सेल्फ सफिशिएंट बन रहा था। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि मान लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल को अगर चलाना है तो ऐसा तो नहीं फ्री में चलता है, उसको फंड्स चाहिए, है ना। अगर हम वो फंड्स किससे ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स से ले रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, उनके अकॉर्डिंग की एजुकेशन दी जाए, है ना।
वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाए और अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बोला हम वर्क सेंट्रिक एजुकेशन करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है, हम ऐसे एजुकेशन देते हैं जिसमें बच्चे काम भी करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो दो चीजें होंगी, वो सीखेंगे भी, है ना, प्लस क्या होगा, हमें फंड्स भी मिलेगा, हम पैसे भी कमाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी कि हमें बाहर से फंड लेने की अब कोई जरूरत नहीं थी, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम खुद से फंड जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या था, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जब गांधी जी का टाइम था, उसने बहुत ज्यादा क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन था किस बेसिस पे था, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि छोटी जाति वाले लोगों को क्या किया जाता था, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको बोलते थे एजुकेशन नहीं देंगे, या फिर बहुत सारे तरीके से उनको कई चीजों से वंचित रखा जाता था, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हुआ कि हम हैंडीक्राफ्ट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, कार्य केंद्रित शिक्षा करेंगे, इसमें था कि आप किसी भी जाति से आते हो, ठीक है, किसी भी जाति से आते हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या फिर जिनको एक होता है ना अनटचेबल्स भी नाम दे दिया गया, शूद्र हो, कोई भी हो, तो बोला गया कि आप कोई भी हो, लेकिन आप क्या करोगे, अगर आप बेसिक एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, नई तालीम के अंडर पढ़ रहे हो, तो हर इंसान क्या करेगा, हर तरह का काम करेगा, हर तरह का काम करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बाउंड्री थी कास्टिज्म की, वो क्या होने लगी, ब्लर होने लगी। इसीलिए जो ये क्राफ्ट एजुकेशन है, उसका एक फायदा हमें मिला, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, समाज का दोबारा से क्या हुआ, एक तरह का निर्माण हुआ, ठीक है। समझ आया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद रखिए, क्योंकि ये तो आपको आइडिया लग गया इस क्वेश्चन से कि आता क्या है, ये जो नई तालीम वर्धा स्कीम, ठीक है, जाकिर हुसैन कमिटी बोल लो जिसे, इसे क्वेश्चन तो आता है, लेकिन हमेशा सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, है ना, इसके इर्द गिर्द जो पॉइंट्स है उससे क्वेश्चन आएगा। तो आई होप एक सिंगल क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें समझ कर लर्न करके जा रहे हो। एंड हाँ, आई नो वीडियो से देखकर नोट्स बनाना बहुत ही टायरिंग जॉब है और मन भी नहीं करता, तो ये जो आपकी पीडीएफ है, ये मैं आपके संग शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। वो आप टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है शिक्षा विद स्नेहिल, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। मैं हर क्लास के बाद यहाँ पर जो पीडीएफ है उसको मैं अपलोड कर दूंगी टाइमली, ठीक है। फिर इस पीडीएफ की मदद से आप बनाओगे अपने नोट्स, वंस अगेन नोट्स। आप ये मत सोचो कि इन पीडीएफ को आप इकट्ठा करके ग्रंथ बना के रख लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। इससे आप खुद के क्या बनाओगे, इससे आप खुद के क्या बनाओगे, नोट्स। जैसे कि अगर आपने देख लिया कि मैंने आपको जाकिर हुसैन कमिटी के बारे में या वर्धा स्कीम के बारे में इतने पॉइंट्स बताए, तो आप खुद हर दिन एक पेज लीजिए, जो आपने उस पीडीएफ से नई चीजें सीखी हैं उनको आप पॉइंटर्स में लिखिए, ठीक है। अगर आप टाइमली मतलब कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहे, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, नॉट बाय द एंड ऑफ द ईयर, आप ये एग्जाम से पहले आपके पास बहुत अच्छा फंड ऑफ नॉलेज होगा, जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, निशक्तता निम्न में से किसे दर्शाती है, यानी डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है डिसेबिलिटी का मतलब है डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। दूसरा कह रहा है क्या, डिस्टर्बेंस एट पर्सनल लेवल, ठीक है, मतलब जो व्यक्तिगत स्तर पर बाधा आना। तीसरा क्या कह रहा है, सामाजिक कार्यों में बाधा। और आखिरी कह रहा है चिकित्सीय स्थितियों में बाधा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, हमारे पास तीन शब्दावली है। पहला शब्द हमारे पास क्या है, इम्पेयरमेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, डिसेबिलिटी। एंड थर्ड हमारे पास था हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक है। तो इन तीनों में अंतर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आप इम्पेयरमेंट देखो तो ये क्या है, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है, ये एक तरह की क्या होती है, मेडिकल कंडीशन। एक एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि क्या एग्जाम्पल है, हाँ मान लीजिए मेरे लेग्स नहीं है, मेरे लेग्स नहीं है। अब मेरे लेग्स नहीं है तो ये क्या है, ये एक तरह की इम्पेयरमेंट है, ये एक तरह का मेडिकल कंडीशन है। लेकिन वो लेग्स नहीं होने की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगी, ठीक है, मैं कर चल नहीं पाऊंगी, तो ये क्या हो गया, मेरी पर्सनल लेवल पे एक प्रॉब्लम हो गई। वो पर्सनल लेवल पे मेरी क्या प्रॉब्लम है, फंक्शन की प्रॉब्लम, कि अब मैं चलने वाले जितने भी काम है वो नहीं कर पाऊंगी। तो इम्पेयरमेंट वर्ड का मतलब एक मेडिकल कंडीशन, डिसेबिलिटी का मतलब उस मेडिकल कंडीशन की मदद से, उसकी वजह से जो फंक्शनल लिमिटेशन आई, यानी कि जब मैं फंक्शंस नहीं कर पाऊंगी, ये शब्द याद रखिएगा, यही आपको एग्जाम में देखते हैं, ठीक है। फंक्शनल लिमिटेशन जो आई, जो काम नहीं कर पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, तो ये मेरी क्या है, पर्सनल लेवल पे डिसेबिलिटी है।
देन नेक्स्ट क्या है हमारी, इसको भी हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, आपको इजी रहेगा कि मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं रन नहीं कर पाऊंगी, ये सब क्या है, मेरी डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल। देन अब उस डिसेबिलिटी को हैंडीकैप कैसे बनाया जाता है, ये करता है आपका समाज। ठीक है, समाज बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है इसमें, एक बैरियर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, अगर आपका समाज है, अगर उसने रैम्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, मान लीजिए चलिए मैं लंगड़ी थी, मेरे पैर नहीं थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो मैं व्हील चेयर ले लेती हूँ, और मैंने व्हील चेयर ले ली, और मैं मेरी जो डिसेबिलिटी थी उसको मैंने ओवरकम करने की कोशिश की कि ठीक है, मैं पहले चल नहीं पा रही थी, लेकिन व्हील चेयर की मदद से अब मैं चलूंगी। लेकिन मैं हैंडीकैप कब हो जाऊंगी, जब मेरा समाज रैम्प्स नहीं प्रोवाइड करे। आप खुद ही सोचिए, अगर सीढ़ियां हैं, मेरी सीढ़ियों पे तो मेरी जो व्हील चेयर है वो नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन अगर रैम्प्स होते तो आराम से मेरी जो व्हील चेयर है उस पर चढ़ जाती ना, राइट। तो हैंडीकैप का क्या मतलब है, हैंडीकैप का मतलब है कि जब समाज बहुत सारे आपके लिए क्या बनाए, बैरियर्स बनाए। ठीक है, तो हैंडीकैप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके आ जाते हैं सोशल सोशल लिमिटेशन, ये एक तरह की या क्या हो जाती है आपकी सोशल लिमिटेशन। सोशल लिमिटेशन कि समाज आपके लिए बहुत सारे क्या बैरियर्स ला रहा है, जिसकी वजह से आप डिसेबल से क्या बन गए, हैंडीकैप बन गए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो बोला जा रहा है पर्सनल पर्सनल लेवल पे क्या है आपका, डिसेबिलिटी। सोशल फंक्शन जब भी शब्द सुन रहे हो तो आपको हिंट मिल रहा है ना कि सोसाइटी की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, सोसाइटी की वजह से डिस्टर्बेंस यानी हैंडीकैप। मेडिकल कंडीशन ये तो बहुत ईजी था, ये आपका इम्पेयरमेंट। डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन ऐसा एज सच कुछ नहीं है, तो आप ये याद कर रख सकते हो कि हर एक शब्द से आपको हिंट मिल रहा था, तो इसीलिए डिसेबल क्या है, पर्सनल लेवल पे। सो योर आंसर इज सेकंड। ठीक है, ये इसको याद रखिए, बहुत बार आता है पेपर में, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तरह से आपसे स्टेटमेंट दे देता है, कभी ट्रू फॉल्स इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हैं, सो डोंट वरी, जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है वो सब आपको यहाँ नोट्स पे मिल जाएंगे, बाद में इनसे मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हो। और ये पॉइंट भी याद रखना कि इन तीनों को ना बहुत ही सिनोनिमस वे में यूज किया जाता था, यानी एक की जगह दूसरे को कोई भी बोल देता था। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना इम्पेयरमेंट है, लेकिन मैं शब्द यूज कर दे रही हूँ हैंडीकैप, तो ऐसा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों में। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1976 में 3-4 डेफिनेशन प्रोवाइड की, जिसमें उन्होंने बताया कि अरे भाई, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप अलग अलग चीजें हैं, और उनके बारे में बताया। और यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, इम्पेयरमेंट क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चरल लॉस है, मेडिकल कंडीशन है। डिसेबिलिटी क्या है, फंक्शनल इनकेपेबिलिटी है, जो किस वजह से आ रही है, उस मेडिकल कंडीशन की वजह से। हैंडीकैपनेस क्या है, हैंडीकैप कब बन जाता है इंसान, जब आपका समाज क्या करता है, बहुत सारे सोशल डिसएडवांटेज आपके सामने प्रेजेंट करता है, बहुत सारे बैरियर्स ले आता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिए। जो पहले से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उनको तो बहुत अच्छे से ये चीज याद हो गई होगी, लेकिन अगर कोई न्यू है तो आई गेस आपको फायदा हुआ होगा इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से। एंड प्लीज, आई नो मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा 1.5x में, तो जल्दी जल्दी देखिए चीज, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, चलिए, यही चीज यहाँ पर हिंदी में गिवन है। ठीक, चलिए, आंसर यहाँ पे मार्क्ड है आपके लिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, क्वेश्चन थर्ड में सिंपल आपको मैचिंग करनी है। ये लिस्ट 1 गिवन है, ये लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में आप कुछ टर्म्स देख पा रहे हो, मापन, आकलन, मूल्यांकन, मानक। ठीक है, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, नॉट, और इनको मैच करना है इनसे। देखो, सबसे इजी वे इसको करने का क्या है, सबसे पहले आपको पता है मेजरमेंट जहां भी सुनते हो, मापन, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था, जहां पे हम बच्चे को क्या कहते हैं, मार्क्स देते हैं, ग्रेड देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक तरह का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, इसका आप क्या कर रहे हो, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, उसका मात्रात्मक विवरण दे रहे हो, है ना। तो मापन का क्या हो जाएगा आपका, मात्रात्मक विवरण, राइट। और मैंने एक चीज और हमेशा बताई है, इवैल्यूएशन क्या होता है, हमेशा जब जजमेंट वर्ड कहीं भी देख लो ना, तो इसको सीधे आप जोड़ दो इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन मतलब होता है जब आप किसी को जज करो, ठीक है, मतलब आप किसी पे अपना मतलब डिसीजन दो कि हाँ, ये बच्चे का फाइनल ये है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, एक जजमेंट दे दो, ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है, ये आपका जजमेंट हो गया। अभी एक एग्जांपल बताऊंगी जिसमें बहुत अच्छे से पूरा एक क्रोनोलॉजी समझ आएगी आपको कि मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्या है।
असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में हम क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हम बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बता पाए, ठीक है, उसका आकलन कर पाए। ये एक तरह का क्या होता है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अभी नॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्यों, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं, काफी कनेक्टेड है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये जानना था कि मतलब बच्चे को असेस भी करना है, इवैल्यूएट भी करना है, मेजर भी करना है, क्योंकि तीनों के अपने इंपॉर्टेंट फायदे हैं। तो मैंने मान लीजिए इस बच्चे का टेस्ट लिया, तो मैंने उसको 10 में से इतने मार्क्स दिए फॉर एग्जांपल। मान लीजिए मैंने बच्चे से बोला कि अच्छा एक जर्नल लिखो, रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखो फॉर एग्जांपल। फिर मैंने इसमें बच्चे को ग्रेड दिया कि अच्छा बी दिया, मैंने बी प्लस दिया फॉर एग्जांपल। तो जहां मैं बच्चे की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर रही हूँ, उसकी परफॉर्मेंस का मात्रात्मक विवरण दे रही हूँ, तो ये क्या है, दिस इज योर मेजरमेंट। ये क्या हो गया आपका मेजरमेंट। फिर असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या होता है? आकलन में हम क्या करते हैं कि इनका सेंस बनाते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से मुझे डेटा मिला है, इस डेटा से सेंस बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कलेक्ट करूंगी डेटा। कलेक्ट डेटा, असेसमेंट आप कलेक्ट करते हो डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अबाउट द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि अच्छा बच्चे के मार्क्स इतने आए थे एग्जाम में, टेस्ट में, अच्छा जर्नल में बच्चे को बी प्लस मिला है, अच्छा इसमें वो, अच्छा इसमें वो। फिर इन सबकी मदद से मैं क्या करूंगी, बच्चे के बारे में एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन मेरे सामने आएगा कि अच्छा बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली जब मैं डिसीजन लेने जाऊंगी, ठीक है, जज करूंगी कि अच्छा इससे इससे फिर मेरा निर्णय क्या होता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो मेरा क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में अब मैं क्या करूंगी, इसकी मदद से जो ऊपर मेरा डेटा था जिसका मैंने सेंस बनाया, ठीक है, जिससे मैंने मतलब निकाले, उससे अब मैं एक जजमेंट लूंगी। जजमेंट वर्ड कहीं भी दिखे जोड़ देना इवैल्यूएशन से। जजमेंट लूंगी कि बच्चा अच्छा, बच्चा पास है या बच्चा फेल है, या बच्चे ने इम्प्रूव किया है पहले से, नहीं, या फिर बच्चे ने अपने मार्क्स पहले से कम कर दिए। पहले परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाद में क्या हो गई, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, बेकार हो गई है, डिटोरिएट हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने जजमेंट दिया, दैट इज योर इवैल्यूएशन। ठीक है, इन तीनों चीजों को याद रखिए, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ठीक है। तीनों के अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको आई गेस समझ आ गया होगा मेजरमेंट को क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन से क्यों जोड़ा, आकलन को गुणात्मक विवरण से क्यों जोड़ा, और मूल्यांकन को मूल्य निर्णय से क्यों जोड़ा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो काफी आसान हो गया कि मूल्यांकन में देखिए यहीं पे मूल्य लिखा है कि मूल्य का हम क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं उसके बारे में। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और अब देखते हैं कि नॉर्म को हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट से क्यों जोड़ा। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि अरे ये सब तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो एजुकेशन में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने कॉमन सेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, इतनी सारी आई मीन कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं कि आपने अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है ना तो भी कर ले जाओगे। और मैचिंग क्वेश्चन में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको इन सारों की मैचिंग पता हो कि कौन किससे जुड़ेगा। अगर आप एक दो भी मैच कर लोगे ना, आपका आंसर तो निकल आएगा। जैसे कि चलिए इसी में देख लेते हैं, जैसे मेजरमेंट का आपको क्लियर था कि इसमें हम कुछ मार्क्स वगैरह देते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत डिटेल में नहीं आता है, तो इसमें हम मार्क्स वगैरह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना पता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको जोड़ दिया किससे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड किस में दिया है, दो में गिवन, इसमें एंड इसमें, तो बाकी दो कट कर दो, सिंपल। फिर इसके बाद आपको असेसमेंट का पता है, मान लीजिए असेसमेंट का होता है फोर, यानी कि ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। तो यानी क्या, यानी कि बी का होना चाहिए फोर्थ। अब देखिए बी का फोर्थ, चलो इसमें दोनों ही दिए हैं बी के फोर्थ, यहाँ पे आप थोड़ा अनलक्की रहे, बट जनरली क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें एक भी मैच कर लो तो आंसर आ जाता है। देन इवैल्यूएशन का क्या होगा, इवैल्यूएशन क्या, आपका वैल्यू जजमेंट। तो आपका सी का फर्स्ट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। अब नॉर्म समझते हैं कि जो नॉर्म है इसका आंसर स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्यों था। देखो हर एक पॉइंट को यहाँ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका यूजीसी नेट का सिलेबस देखने में होगा इतना बड़ा, लेकिन अगर आप ध्यान दो कुछ सेम कॉन्सेप्ट्स हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। अब जैसे ये है, कुछ नेक्स्ट टेबल में कुछ बहुत अलग नहीं आएगा, आपको यही सारे शब्द दिखेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हर एक जो वर्ड आ रहा है आपके क्वेश्चन में इनका मतलब आपको पता हो। नॉर्म को हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट से क्यों जोड़ा, अगर आपको याद हो मैंने आपको दो तरह के मतलब बताए हैं कि टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट,
दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अभी एक आगे और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, बट अभी शॉर्ट में देख लो। क्राइटेरियन में क्या करते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, फिक्स क्राइटेरिया होता है, फिक्स क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उससे उसमें हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है, एक स्टूडेंट डी है। उसने इस फिक्स क्राइटेरिया में कैसा परफॉर्म किया। मान लीजिए फिक्स क्राइटेरिया है कि 33 मार्क्स नहीं आए जिसके भी वो फेल है। ये फिक्स क्राइटेरिया सबके लिए, दिस इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर हम बच्चों को एक फिक्स क्राइटेरिया के अगेंस्ट नहीं असेस करते, यानी कि ये या ए वाले ने कैसा परफॉर्म किया, यहाँ तो हम देख रहे थे कि फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसने कैसा परफॉर्म किया, वो 33 के ऊपर लाया कि नहीं लाया। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में हम क्या करते हैं, बच्चों को ए बी सी डी इन स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक दूसरे से कंपेयर करना मतलब यहाँ पे हम बच्चों को रैंक्स देते हैं। हम क्या बोलेंगे कि ये सेकंड आया है, इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी फोर्थ है, इसकी थर्ड है। तो यहाँ पर जब हम रैंक्स दे रहे हैं सिर्फ, तो इससे बस यही पता चल रहा है ना कि इस ए वाले ने बाकियों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे तुलना किससे हो रही है, बाकी बच्चों से। तो ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दिस इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अभी हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे शायद इस नॉर्म का मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है। और क्वेश्चन में भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा जहां पे इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मान के आप जोड़ सको। ये सिंपल नॉर्म है। सिर्फ नॉर्म का मतलब क्या होता है, एक मानक, है ना। तो ये सिंपल एक इंग्लिश का वर्ड समझ लो, ये सिर्फ एक इंग्लिश का सिंपल वर्ड है। नॉर्म मतलब एक नॉर्म है, ये मानक है एक तरह का। समाज में होता है ना, ये नॉर्म है कि शादी के बाद लड़कियां लड़के के घर ही जाएंगी, ये नॉर्म है, ये क्या है, एक मानक है। तो इसीलिए हमने इसको किससे जोड़ दिया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। डोंट कंफ्यूज इट विद व्हाट, दिस वन। इससे कंफ्यूज मत करना इसको, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है रेफरेंस टेस्ट, तो खुद से अज्यूम मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, अब जो चीजें मैंने आपको इतना लिख कर समझाई हैं, डोंट वरी, अगेन यहाँ पे सारी चीजें विद एग्जाम्पल गिवन है आपको इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप बाद में से नोट्स बना सकते हो। सो द राइट आंसर इज फोर्थ। लेट्स मूव। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन 4, ठीक है। सो इसमें सिंपल पूछा गया है, विच इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ 4P मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। अब देखो, एक बहुत सारी क्रिएटिविटी पे बहुत सारा काम है कि कितने टाइप की क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के क्या पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 4P मॉडल। किसने दिया है, आपके आपके रोड्स ने दिया है, ठीक है। अभी तक ही नाम इतना वो आया नहीं था आपके सामने कि किसने दिया है, बस इतना होता था कि 4P मॉडल है क्रिएटिविटी का। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आ गया है, तो आप याद रखना कि ये मॉडल किसने दिया है, ठीक है। तो ये 4P है। इसका वैसे करेक्ट आंसर इज पियर्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लो, सिर्फ 4P का फुल फॉर्म मत याद रखो, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें देख लो। पहली चीज क्या है कि जो क्रिएटिविटी है उसमें उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, एंड इनकी जो थ्योरी है 4P थ्योरीज, ये बता रही है कि क्रिएटिविटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर आप बोल रहे हो कोई इंसान क्रिएटिव है, तो उसको समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है कि क्यों उसमें क्रिएटिविटी है, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये है आपका 4P मॉडल। इस पहले तो पी के फुल फॉर्म याद रखिए। चारों पी का मतलब क्या है, पहले पी का मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं है, सच किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो। एक पी का मतलब है पर्सन, दूसरे का प्रोसेस, देन प्रोडक्ट, देन प्रेस। अब इनका मतलब थोड़ा थोड़ा देख लो। अभी तक डिटेल में नहीं आया, लेकिन आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आ गया ये क्वेश्चन। अभी तक 4P से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आ गया है क्वेश्चन, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। पर्सन मतलब क्या है, पर्सन मतलब वही पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जब भी बोलते हैं कि जो बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो हम कहते हैं हेरिडिटी भी है और हमारा एनवायरनमेंट भी है। तो यहाँ पे आप पर्सन को उस वे में समझ सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। देन प्रोसेस, ठीक है, वो प्रक्रिया क्या है जिससे वो गो थ्रू करता है। देन प्रोडक्ट, फाइनल क्या मिलता है, ठीक है। एंड देन पी मीन्स प्रेस। प्रेस मतलब उसका जो एनवायरनमेंट या फिर उसका जो क्लाइमेट है जिसमें वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 4P का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिए, और हर पी का क्या मतलब है हल्का सा आइडिया रखिए कि किसका क्या अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। हम्म, ये चीज हिंदी में है यहाँ पे।
सो द राइट आंसर इज पियर्स। पियर्स जैसा एज सच कुछ नहीं है, इसकी जगह अगर प्रोडक्ट होता तो मतलब यही 4 पी होते। पियर पी, किसी भी पी का फुल फॉर्म पियर्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 5, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन क्या कह रहा है कि अभी हिंदी में भी है नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन, काउंसलिंग का, ये देखो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सा है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या बोल रहा है, काउंसलिंग यानी कि परामर्श जो होता है वो फेस टू फेस रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। एक कौन है आपका गाइडेंस वर्कर, एंड दूसरा क्या है, वो पर्सन जो आपकी स्पेशल काइंड ऑफ गाइडेंस ले रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये सही है कि नहीं सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फेस टू फेस रिलेशनशिप का यहाँ ये मतलब नहीं है कि दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा काउंसलिंग में बहुत बार इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि दोनों का आई कांटेक्ट ना हो। जनरली कैसी सेटिंग होती है कि मान लीजिए ये एक बेड है या फिर एक चेयर है, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपका जो पेशेंट है वो यहाँ पर लेटा है या फिर वो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और उसका डायरेक्ट आई कांटेक्ट किससे नहीं हो रहा, काउंसलर से। काउंसलर मान लीजिए साइड में बैठा है, ठीक है, कभी उससे फेस टू फेस ऐसे सामने नहीं बैठता। ठीक है, तो यहाँ पे फेस टू फेस रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। फेस टू फेस रिलेशनशिप का मतलब है कि वो एक ही सेटिंग में होते हैं, मतलब एक ही जगह मौजूद होते हैं, साथ में होते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग क्या एक तरह की फेस टू फेस रिलेशनशिप है जिसमें एक गाइडेंस वर्कर का इंटरेक्शन होता है किससे, आपके उस इंसान से जिसको गाइडेंस चाहिए। अब आप ये भी सोच सकते हो कि अरे काउंसलिंग है ये तो, यहाँ तो काउंसलिंग लिखा है तो फिर गाइडेंस वर्कर क्यों आ गया, यहाँ पे काउंसलर लिखा होना चाहिए, है ना। तो अभी इस बात को ध्यान से सुनो, जो गाइडेंस है वो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और गाइडेंस के अंदर ही आप किसको बोलते हो, काउंसलिंग को। काउंसलिंग कोई बहुत अलग चीज नहीं है, वो एक टाइप ऑफ क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है आपका, गाइडेंस ही है। तो गाइडेंस आप ऐसे समझो कि एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट क्या है आपका, काउंसलिंग है। एक छोटा सा एस्पेक्ट उसका क्या है, आपका काउंसलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस वर्कर लिखना कोई गलत बात नहीं है, ये उस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि गाइडेंस वर्कर लिखा है, इसका मतलब ये काउंसलर भी हो सकता है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ये जो रीजन गिवन है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, या क्या ये रीजन सही है, और सही है तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पढ़ते हैं। और जब भी ऐसा करना हो तो बिकॉज लगा लो बीच में और फिर स्टेटमेंट को रीड करो, देखो कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन guidance worker and the person who seeks the special kind of guidance, because counseling is an intimate interpersonal relationship in which one person by virtue of his special training and skill is recognized as helper, ठीक है, while the other person is recognized as an individual or group with a problem who can benefit from the former। तो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ बीच में बिकॉज लगाया तो ये जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ने से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना, मतलब निकल रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि काउंसलिंग क्या है, एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है दो जन के बीच में, जिसमें एक जन क्या है, आपका गाइडेंस वर्कर है, दूसरा क्या है, एक वो इंसान जिसको मदद चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरह की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान क्या कर पा रहा है, गाइड कर पा रहा है ना, मतलब काउंसलिंग कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास स्पेशल ट्रेनिंग है। जबकि जो दूसरा इंसान है वो इंसान है जिससे उसको मदद मिलती है, यानी कि इसकी ट्रेनिंग से इस इंसान को मदद मिलती है। सो इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। इट मीन्स कि आपका असर्शन भी करेक्ट है एंड आपने जो रीजन दिया है वो भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देख लो। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना, वो आते ही है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचना। बिल्कुल ऐसे स्टक मत हो जाओ कि अरे ये तो गाइडेंस वर्कर लिखा है। जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना कि ऐसा दिया है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है जहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लो, बहुत रिपीट होते हैं ये और कंफ्यूजिंग भी है। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये ट्विन कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वर्ड यूज किया जाता है, ये जो शब्दावली है यूज की जाती है कि ये दोनों क्या है, ट्विन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट ये याद रखना है कि ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं। सिनोनिमस मतलब आप एक की जगह दूसरे को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचो
कि मान लीजिए कहीं प्रॉपर काउंसलिंग चल रही है, किसी को बहुत सीरियस मदद चाहिए, आप वहाँ पे गाइडेंस को मान लीजिए स्कूल में जो हमारे होते हैं ना, गाइडेंस देते हैं, या फिर मैं गाइडेंस दे रही हूँ जैसे आपको यहाँ पर चैनल में, मुझे वहाँ भेज दिया जाए उनकी जगह, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इतने सिनोनिमस नहीं है, ट्विन कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं है कि आप एक की जगह दूसरे को यूज कर लो। ये दूसरी चीज याद रखना। तीसरी चीज, काउंसलिंग क्या है? गाइडेंस का ही पार्ट है। गाइडेंस एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आपकी काउंसलिंग आती है। ठीक है, अगली चीज क्या है? ये टर्म्स याद रखना कि जो मदद लेने आता है, जो मदद लेने आता है उसको हम कहते हैं क्या? काउंसली। जैसे मान लीजिए मैं किसी से मदद लेने जा रही हूँ, ठीक है, मैं किसी से काउंसलिंग करवाने जा रही हूँ, तो मैं होंगी काउंसली, और जो मेरी मदद करेगा वो एक्सपर्ट, वो कहलाएगा काउंसलर। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा कि जो व्यक्ति परामर्श में सहायता चाहता है उसे परामर्शी कहते हैं, जिसको मदद चाहिए वो परामर्शी, और जो मदद दे रहा है वो परामर्श दाता। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, और ये सब बहुत आए हैं एग्जाम में, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके हो पहले या फिर अभी लगाओगे, तो ये आपको ये सब पॉइंट्स दिखेंगे कि काउंसलिंग क्या है। जैसे कि ये जो आपकी अर्ब अंकल हैं, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, इनको जरूर पढ़ के जाना। कि काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो दो लोगों के बीच में होता है। इसका एम क्या होता है? इसका एम है कि हम सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम्स को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो काउंसलर है वो अपनी काउंसली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, नहीं। इसका एम है कि ये जो काउंसली है उसको आप इतना सक्षम बना दो, इतना इंडिपेंडेंट, इतना केपेबल बना दो कि वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। आप उसकी मान लीजिए एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, अगर काउंसलर है मान लीजिए वो एक बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन जरूरी है कि उस इंसान को हम सिखा दे कि खुद की कैसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए उस इंसान को अंधेरे से बहुत डर लगता है, आप या फिर मान लीजिए उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसने एक बार ओवर थिंकिंग की और आपके पास वो आया और आपने उसको समझा दिया, अरे ओवर थिंकिंग, ये तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये ओवर थिंकिंग मत करो, ये गलत सोच रहे हो। तो एक बार तो आपने ऐसे बोल के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन आप हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे, काउंसलर हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि हम अपने जो काउंसली है उसी को ही सिखा दें कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं कि काउंसलर प्रॉब्लम सॉल्व करता है या फिर वो काउंसली को इतना केपेबल बनाता है कि आपका जो परामर्शी है वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, और काउंसलिंग ऐसा नहीं कोई भी कर ले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनली ट्रेन्ड हो। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखना तो आपको वहां दिखेगा कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट्स आपके परामर्श के लिए करेक्ट है, काउंसलिंग के लिए करेक्ट है। तो देखिए क्या करेक्ट नहीं है। पहले तो ये स्टेटमेंट्स वहां पे लिखे हुए थे, और ये मटेरियल इग्नू का है। ये इग्नू से मुझे पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि जब पेपर आपका मैंने देखा तो मैंने सर्च किया था कि कहाँ से ये क्वेश्चन बना है, तो इग्नू का ही मटेरियल है, उससे ये क्वेश्चन बना है, तो मैं उसको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके लिए ले आई हूँ। देखिए काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब जो आपका परामर्शी है, सॉरी जो परामर्शदाता है, काउंसलर है, वो सिर्फ क्या नहीं करता, वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो काउंसलिंग इज नॉट इंफॉर्मेशन अलोन, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हो लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ये काउंसलिंग नहीं है। एडवाइस देना काउंसलिंग नहीं। एडवाइस तो आप कोई भी किसी को दे सकता है, उसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होने की थोड़ी जरूरत है ना। तो काउंसलिंग एडवाइस देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, काउंसलिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो काउंसलर है वो क्या करे? प्रभावित करे। वो क्या करे? इन्फ्लुएंस करे। किसको? अपने क्लाइंट के वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ, इंटरेस्ट या डिसीजंस को। ठीक है, काउंसलर का काम है कि अपनी काउंसली को इतना सक्षम बनाना कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके, ना कि उसके व्यूज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सबको बदल के रख देना, ये उसका काम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? काउंसलिंग इज नॉट इंटरव्यूइंग, दो इंटरव्यूइंग इज इन्वॉल्व। इसका मतलब सिंपल है कि इंटरव्यूइंग होती है उसमें, लेकिन अगर आप बोलो काउंसलिंग सिर्फ इंटरव्यूइंग है, वो गलत है। ठीक है, अगर आपने इसे देखने में तो ये लगता है ना कि एक ये आपका काउंसलर है, ये आपका एक काउंसली है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो इंटरव्यू जैसा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बता रहा है कि हाँ कैसा फील हो रहा है, ये बता रहा है कि ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है ना। तो देखने में लग रहा है कि इंटरव्यूइंग है, बट इंटरव्यूइंग नहीं है, सिर्फ इंटरव्यूइंग नहीं है, इट इज नॉट इंटरव्यूइंग। पर हाँ, इंटरव्यू होता है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू होता है ये कहना आपके लिए गलत है।
फिर इसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके परामर्श का, काउंसलिंग का, वो ये है कि क्लाइंट के अंदर, आपकी काउंसली के अंदर, आपके परामर्शी के अंदर हम क्या ले आए? वॉलेंटरी चेंज ले आए, यानी कि वो खुद से अपने आप को चेंज कर ले, जिस प्रॉब्लम को वो लेके आए उसको वो खुद सॉल्व कर दे। इस पॉइंट को याद रखिए। देन काउंसलिंग वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, बट एक आप याद रख सकते हो कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जनरली ग्रुप काउंसलिंग हम तब देते हैं जब सेम प्रॉब्लम से जब सेम प्रॉब्लम से एक बड़ी पॉपुलेशन क्या कर रही होती, सफर कर रही होती है। ठीक है, एक बड़ी पॉपुलेशन सफर कर रही थी, जैसे अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में बहुत सारी ऐसी एज ग्रुप के बच्चे हैं, लाइक 13 से 18 तक वाले, जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी इमेज की चिंता होती है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि सबकी सेम प्रॉब्लम है। 13 से 18 साल के बच्चों की सबकी सेम प्रॉब्लम है, तो इनके लिए हम ग्रुप काउंसलिंग प्रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सो आंसर समझ आए? इसका तो फर्स्ट आई गेस ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मुझे भी लग रहा था कि क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। जैसे फेस टू फेस लिखा है, तो एक तो मतलब चलो यही निकला कि हाँ चलो सेम सेटिंग की बात कर रही है, लेकिन एक आंसर एक मतलब ये भी निकलता है कि हो सकता है इसका मतलब है कि वो सामने बैठे हैं। तो इसमें एक चैलेंज कर सकते थे कि हाँ, ये असर्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और रीजन लेकिन करेक्ट है, बट असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। एंड बट एक गाइडेंस वर्कर वाला ठीक है, क्योंकि आप अभी मैंने आपको बताया ना, गाइडेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर छोटू सा क्या आता है, एक काउंसलिंग आता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस पे हाँ थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए सजेस्ट नहीं किया चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा है कि हाँ, जो पोआ है आपका या फिर जो एनपीई 1986 है, उन्होंने ही एनसीटी को ऑटोनोमस स्टेटस के लिए सजेस्ट किया, तो ये प्रूफ करना इजी था। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फालतू में पैसे लग जाते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं सजेस्ट किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये यूनिट 1 से क्वेश्चन है आपका, आई गेस क्वेश्चन 6 थे ये, जो आपका न्याय फिलॉसफी है, अगर आपको याद हो। तो इसमें कुछ क्या होते हैं, प्रमाणा होते हैं। प्रमाणा मतलब कि आप नॉलेज गेन कर कैसे कर रहे हो, वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। आप जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करते कैसे हो, वो तरीका क्या है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, अर्थपट्टी, स्मृति, अभाव, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कौन से तरीके वैलिड तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत बेस्ट चीज है मेरे पास आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखो। पहले एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कि जितने भी हमारे इंडियन स्कूल हैं फिलोसफी के, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्कूल हमारा क्या है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, उसी को हम क्या कहते हैं, आस्तिक। बहुत क्वेश्चन आए इस बार इससे। दूसरा क्या है आपका, हाँ सॉरी, ये यहीं पे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है इसका। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, हेटेरोडॉक्स स्कूल, जिसको हम कहते हैं नास्तिक। तो जो आस्तिक नास्तिक है, ये क्लासिफिकेशन किया गया तो किसी किसी बेसिस पे क्या होगा ना, वो बेसिस है वेदास, कि कौन वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, यानी कि कौन मानता है वेदास को, कौन नहीं मानता है। तो ये जो लोग हैं ये वेदा को मानते हैं, लेकिन जो हेटेरोडॉक्स है, नास्तिक है, वो वेदास को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि इन दोनों का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। ये आपको फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आ गया ना, तो आपको फ्यूचर में क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। पहला क्या है, न्याय, वैशेषिका, समख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। अगर आप यहाँ हेटेरोडॉक्स में देखो, तो हेटेरोडॉक्स में आपके पास क्या है, जैन, बुद्धिज्म, आजीविका, अज्ञान और चारवाक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि आस्तिक स्कूल के एग्जाम्पल क्या है, नास्तिक स्कूल के एग्जाम्पल क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, न्याय जो आपके पेपर में आया है वो क्या है, आस्तिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज बताइए। अब क्वेश्चन में आते हैं, जो मैं आपको समझा रही थी। 3 टर्म्स हैं, इनको भी समझ लो, यू नेवर नो क्या आ जाए पेपर में। प्रमाता, प्रमाणा, या फिर प्रमाण बोल लो, प्रमाण या प्रमेय। ठीक है, ये 3 शब्द। प्रमाता मतलब द सब्जेक्ट एंड द नोअर,
ठीक है, आप जिस बारे में पढ़ने वाले हो, मतलब वो जो नॉलेज है वो क्या नॉलेज है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो क्या है आपका प्रमाता। द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, आपका प्रमाण क्या है, अब इस नॉलेज को ऑब्टेन कैसे कर रहे हो, उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, यानी कि आप सुनकर मतलब या समझ, आपको किसी ने बोला, आपने सुनकर उस नॉलेज को गेन किया, या फिर आपने कंपेयर करके, एनालॉजी लगाते हैं ना, कंपेयर करके उसको आपने गेन किया, आपने परसेप्शन, बोध के द्वारा गेन किया, बहुत सारे तरीके हैं गेन करने के। तो ये क्या है, प्रमाण मतलब कि कैसे उस नॉलेज को गेन किया, प्रमेय मतलब नोएबल, अब उसको याद कौन, सॉरी उस नॉलेज को गेन कौन कर रहा है, वो जो ज्ञान है उसको गेन कौन कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रमेय। ठीक है, जानने योग, इतना चीजें क्लियर है। ओ सॉरी, मैंने दो टर्म्स को थोड़ा सा मिक्स कर दिया, आई एम सो सॉरी। अच्छा हाँ, सॉरी 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 दो टर्म्स थोड़े से मिक्स हो गए हैं। बीच वाला बिल्कुल करेक्ट है, प्रमाण वाला, जिसका मतलब है कि वे ऑफ नोइंग, वे ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, कैसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। प्रमाता मतलब होता है नोअर, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति करे, जैसे मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ तो मैं प्रमाता हो गई, ठीक है, और मैं जिस नॉलेज को गेन कर रही हूँ वो प्रमेय हो गया, ठीक है। नोएबल, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो वो हो गया आपका प्रमेय, जो इंसान गेन कर रहा है वो प्रमाता, ठीक है, सॉरी। एंड अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या वेज हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आपके लिए फ्लो चार्ट है, इसको याद करेंगे बहुत ही क्लियरली आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ना, इन्हीं के ना कई नाम होते हैं, तो यहाँ ऊपर मैंने वही चीज लिख दिया है कि जैसे प्रिजम्पशन लिखा है तो हो सकता है एग्जाम में प्रिजम्पशन की जगह पॉस्टुलेशन लिख कर आ जाए, ठीक है। जैसे अभाव लिखा है उसकी जगह कभी कभी अनुपलब्धि लिखा होता है, या फिर नॉन परसेप्शन लिखा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम में मुझे वर्ड्स दिखे वो मैंने आपको यहाँ पे भेज दिए हैं कि किसका और क्या नाम है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं जिस पे आपका क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे न्याय का पूछा गया था, ये देखो न्याय, न्याय में बोला जा रहा है कि चार तरह के क्या है प्रमाण है, यानी कि नॉलेज को चार तरह से गेन कर सकते हैं। पहला परसेप्शन, यानी कि बोध से, इन्फ्रेंस अनुमान लगा के, फिर क्या है टेस्टिमनी प्रमाण से, देन कंपैरिजन तुलना से। तो ये आप एक बार देख लो, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन। अब देखते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन है। देखो परसेप्शन आपको दिखा था, इन्फरेंस भी था आपका सही था, अर्थापट्टी कहीं नहीं दिखा, स्मृति कहीं नहीं था, अभाव कहीं नहीं था, इसका मतलब आंसर क्या है, ए एन बी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आपको याद रखने हैं 6 कॉलम्स, पहले में चारवाक, बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिए, चारवाक, फिर वैशिष्टका, बुद्धिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो लिखे हैं, एक दो, दो स्कूल ऑफ थॉट है। यहाँ पे देखिए तीन लिखे हैं, समख्य जिसे हम सांख्य फिलोसफी भी कहते हैं, योगा, जैनिज्म। चौथे में क्या है, न्याय, फिर क्या है मीमांसा, फिर क्या है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। अब देखो बहुत ही सीक्वेंस में यहाँ पर आप याद कर सकते हो, और क्वेश्चन आता है सो आप छोड़ नहीं सकते इसको, पेपर वन में भी आता है। चारवाक में देखिए परसेप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला तो आएगा ही आएगा, देखो ये वाला आ गया, बट एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इन्फरेंस। अब यहाँ पे ये दोनों तो देखो आएंगे ही आएंगे, देखो ये दोनों आ गए, प्लस एक्स्ट्रा एक और आ गया। फिर अब ये जो तीन थे ये तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, देखो यहाँ सेम रिपीट हो रहे हैं, बस एक एक्स्ट्रा आ गया। यही पैटर्न फॉलो होगा, ये वाले तो यहाँ पर क्या होंगे, आएंगे ही आएंगे कंपैरिजन तक, सेम लिखे, बस आखिरी एक न्यू हो गया। सिमिलरली ये वाले जो है ये देखो सेम रिपीट होंगे ही होंगे, एक आपका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देखो, पॉस्टुलेशन लिखा है, पॉस्टुलेशन का ही नाम क्या है, पॉस्टुलेशन का ही नाम क्या है, अर्थपट्टी। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसका और कोई वे नहीं है, याद करना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है, तो उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और आई वुड से अभी से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम के अगर पहले सोचोगे याद करेंगे जस्ट एग्जाम से एक हफ्ता पहले, तब तो भूल जाओगे, तो अभी याद कर लो, ठीक है। सो आई गेस एक सिंगल क्वेश्चन से आपने कई क्वेश्चन का की इंफॉर्मेशन ले लिया है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स वाला, देन ये प्रमाण वाला कि कौन से सोर्सेज हैं, या फिर नॉट सोर्सेज, कौन से वेज हैं जिससे आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। आई गेस ये 7th क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है लेसन प्लानिंग लिखने का ट्रेडिशनल वे क्या है, क्या सीक्वेंस। अब देखो वैसे तो मैं आपको एक बता दूंगी, एक मॉडल है, एक मेथड है, मतलब फेमस है काफी,
उसको आप देख सकते हो, उससे आइडिया ले सकते हो, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस का भी है। मैंने आपको बोला ना, एजुकेशन में बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक भी मैच कर लो आंसर मिल गया। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत कॉमन सेंस के भी आते हैं, आपने नहीं पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड क्या है लेसन प्लानिंग का, बट स्टिल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो आप खुद रीड करो, प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, स्पेसिफिक एम्स विशिष्ट उद्देश्य, फिर होमवर्क देना, गृह कार्य देना, कंटेंट की डिलीवरी करना, ठीक है, और रिकैप्चुलेशन। अब आप खुद जानते हो कि जब भी लेसन प्लानिंग है आखिरी काम क्या होगा, होमवर्क देना ही तो होगा, गृह कार्य देना तो होगा। तो जहां पे भी सी आ रहा है आखिरी ऑप्शन, वो आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को तो सबसे पहले काट दो, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने वाले। फिर हो सकता है आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो कि इन दोनों में पहला क्या आएगा, पहले हम एम्स डिसाइड करते हैं या फिर पहले हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो वैसे तो ये भी काफी कॉमन सेंस का है कि पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि एम्स क्या है मेरे पढ़ाने के, बच्चे को हम पढ़ा क्यों रहे हैं लेसन, है ना। तो एम्स डिसाइड किए, उसके बाद फिर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे कि बच्चे को पहले से कितना आता है, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए। फिर क्या है, कंटेंट डिलीवरी। अब खुद ही देखो, रिकैप्चुलेशन एंड कंटेंट डिलीवरी में ऑब्वियसली पहले आप कंटेंट को क्या करोगे, डिलीवर करोगे। जब डिलीवर कर लिया फिर रिकैप्चुलेट करोगे। रिकैप्चुलेट का मतलब क्या होता है कि आपने जितनी चीजें पढ़ाई ना उसको एक बार क्या करोगे, रिपीट करोगे। यानी कि मान लीजिए मैंने आपको आज फोटोसिंथेसिस पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट को, और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस समझाया। ये मेरा पूरा लेसन प्लानिंग का कंटेंट था। फिर उसके बाद जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो एंड में टीचर एक बार पूरी समरी नहीं बताता, तब रिपीट नहीं करता, देखो आज हमने ये पढ़ा, वो किया, आज हमने इतना कवर किया। तो वो क्या है, रिकैप्चुलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिकैप्चुलेशन। और आखिरी क्या दिख रहा है आपका, होमवर्क। तो आप देख सकते हो कि रिकैप्चुलेशन किस नंबर पे आया, फोर्थ नंबर पे। तो आप देखिए ई कहाँ पे, ई देखो यहाँ पे फोर्थ पे, यहाँ पे तो बी लिखा है, सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एक इसको देखते ही मुझे एक इम्पॉर्टेंट मॉडल याद आया, एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो लेसन प्लानिंग है उसका एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हर्बर्शियन मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इसके स्टेप्स आप याद रखना, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलेशन एंड होम असाइनमेंट या फिर होमवर्क। देखो ऊपर वाले से काफी मैच कर रहे हैं, तो ये काफी स्टैंडर्ड है, मतलब काफी फेमस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एंड अगेन ये इग्नू का ही कंटेंट है। एंड इसको जरूर कर लेना, मतलब एक अच्छा आइडिया रखना कि जो हर्बर्शियन मेथड है इसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल क्या है, आपकी लेसन प्लानिंग का मेथड है, ट्रेडिशनल वे ऑफ किसका, किसका ट्रेडिशनल वे है, लेसन प्लानिंग का, ठीक है। अभी ये वर्ड्स देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि हर स्टेप का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को परिचय जब हम दे रहे हैं अपने लेसन प्लान में, तो बच्चे को प्रिपेयर करना, मोटिवेट करना, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा चेक करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंटेशन करें यानी कि अब हम बच्चे को कंटेंट डिलीवरी करें। फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है थी, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसका कंटेंट देना स्टार्ट कर दिया। एसोसिएशन या कंपैरिजन, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना कॉन्सेप्ट, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना, अब मैं उसको क्या करूंगी, बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगी। जनरलाइजेशन, अब जो मैंने पढ़ाया है, मान लीजिए मैंने गिने चुने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था, संदर्भों में पढ़ाया था, अब मैं उसे बोलूंगी बच्चे तुम इसे जनरलाइज कर दो, ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम बोल रहे हैं इंडिया में ऐसा होता है तो देखो ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए मैंने बच्चों को मान लीजिए मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया, तो मैंने बोला कि देखो आयरन से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट, वैसे देखो ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, उससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो जनरलाइज कर सकता है बच्चा कि ठीक है जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबसे क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्नेट है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, जाके चिपक जा रहा है उससे, ठीक है। तो जनरलाइज करना उस आइडिया को, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। में वही कह रही हूँ, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारे टर्म्स। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब अब आपने जो सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई तो करो, है ना। मान लीजिए आपने आज सीखा एडिशन क्या होता है, पैसे, आई मीन एडिशन, जोड़ घटाना सीखा, तो रियल लाइफ में अप्लाई करने का क्या मतलब है। जब आप टॉफी लेने गया कोई छोटा बच्चा, तो वो अप्लाई कर सकता है कि अच्छा ठीक है मैंने 2 टॉफी ली, बाद में जाके मैंने फिर 2 टॉफी ली तो 4 हो गई, तो रियल लाइफ में अप्लाई करना। रिकैप्चुलेशन,
ठीक है। रिकैप्चुलेशन का मतलब कि जितनी चीजें पढ़ी थी उसको एक बार रिव्यू कराना कि अच्छा आज ये किया वो किया। कंसोलिडेट करना मतलब जो पढ़ा है ना उसको एक बार पक्का कर देना, पक्का करा देना कि देखो ये पढ़ा है आज हमने। देन आखिरी क्या हो जाता है आपका होमवर्क, बच्चे को होमवर्क देना। तो ये काफी ट्रेडिशनल वे कि एकदम बहुत ही रिजिड है कि पहले यही करेंगे फिर वही करेंगे उसके बाद ही ये होगा। लेकिन आजकल की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग है वो इतनी रिजिड नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो याद रखना हर्बर्शियन का। सो आंसर तो ऐसे ही निकल आया था दो ही देखकर। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये 8th या फिर 9th है। अब ये तो बहुत, ये इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, तो इतना इजी है। मैंने हमेशा बोला है कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी हैं सारी। तो दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी, और उनके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब सैम्पलिंग करना मतलब सैम्पलिंग कहाँ कर रहे हो, आपकी एक पूरी पॉपुलेशन होगी ना जिसमें आप सैम्पलिंग कर रहे हो, राइट। उस पॉपुलेशन में से आप छोटा सा एक ग्रुप निकालते हो जिसे आप कहते हो सैंपल। अब उसे सैंपल क्यों कह रहे हो, इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये जो सैंपल है आपका वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इस पॉपुलेशन को। यानी कि अगर आपकी इस पॉपुलेशन में बहुत कम मेल्स हैं, बहुत ही कम मेल्स हैं, और आपकी इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं, तो आपका जो सैंपल बनेगा ना वो भी ऐसा बनेगा जिसमें कम क्या होंगे मेल्स, और फीमेल्स क्या होंगी ज्यादा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सैंपल क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला वो ग्रुप होता है आपका सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन वो है आपकी, पॉपुलेशन वो जनता है आपकी जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो, जिस पे आप अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को क्या करोगे, लागू करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिसर्च की कि जो टीचर्स हैं वो प्रिपेयर हैं कि नहीं है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को पढ़ाने के लिए। तो अब मैं पूरे जितने टीचर्स हैं सब पे तो रिसर्च नहीं कर सकती, मैं कुछ पे करूंगी और वहां पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं सारे टीचर पे अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हुआ, पॉपुलेशन के लिए सिंपल लाइन याद रखो कि पॉपुलेशन वो है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसपे हम अपनी सैंपल की फाइंडिंग्स को क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर तो अभी डायरेक्टली देख लो, और नीचे मैंने पेजेस अटैच किए, वहां पे हम इनको थोड़ा सा डीप में करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस पेपर को जल्दी जल्दी आंसर देख लेना इज नॉट द पर्पस, पर्पस इज कुछ एक्स्ट्रा सीख कर जाना। और अगर आपको ये पहले से आता है तो स्पीड बढ़ाओ और रिवाइज कर लो। सिर्फ कॉपी में लिखी है वो चीज आता है तो मतलब वो नहीं आता है, कॉपी में लिखी है और अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे, इट मीन्स आपको नहीं आता। आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। देन स्ट्रैटिफाइड, देखो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वे है। पर्पसिव क्या है आपकी, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये तो सिंपल, अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के क्या टाइप्स है, नॉन प्रोबेबिलिटी के क्या टाइप्स है, सिंपली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखो ये बाकी करते ही नहीं, जैसे ए का क्या होना चाहिए, फोर्थ, ए का फोर्थ दो में गिवन है, इट मीन्स ये दोनों तो गलत हो गए। देन बी का आंसर आ रहा आपका थर्ड, तो बी का, चलो भाई बी का तो थर्ड दोनों में गिवन है, करना पड़ेगा थोड़ा और सॉल्व। सी का क्या है, सी का निकालते, अ रिप्रेजेंटेटिव अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सैंपल, ये आपकी परिदर्श हो गया, सॉरी प्रतिदर्श हो गया। ठीक है, वो जनसंख्या जो जनसंख्या को बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, वो क्या है आपका सैंपल। आखिरी क्या बचा आपका, ये डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अब देखो ये लग रहा होगा इसका क्या ही मतलब निकलता है, इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है। जब भी आप पैरामीटर वर्ड सुनो ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमने स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे लगाई है, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे। यानी कि पैरामीटर मतलब यहाँ पे हमने पॉपुलेशन का मीन बोल रहे हैं, पॉपुलेशन का मीडियन बोल रहे हैं, कुछ होगा यहाँ पॉपुलेशन का मोड वगैरह बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जब हम पॉपुलेशन में स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करें, पैरामीटर। जब हम स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है सैंपल, यहाँ पे सैंपल। आई नो ये कुछ मतलब नहीं निकल रहा है कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इवन आई डोंट नो कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, बट मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि जब भी पैरामीटर वर्ड देखो तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब भी स्टैटिस्टिक वर्ड देखो यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है। तो फिर से एक बार अगर ध्यान से देखो सेंटेंस को, डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, यानी कि आपने जब अपनी रिसर्च की और सैंपल का मीन निकाला, मान लो सैंपल का मीन निकाला, वो कुछ आया 50, लेकिन रियल में क्या, पॉपुलेशन का मीन क्या था, रियल में पॉपुलेशन का मीन था कितना, 55। तो ये डिफरेंस हो गया ना।
आपने तो 50 निकाला लेकिन रियल में पॉपुलेशन का मीन 55 है, राइट? तो ये डिफरेंस हो गया ना, तो ये गलत आ रहा है ना, ये गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एरर है आपकी सैम्पलिंग में। समझ आया? अब ये मीन से मेरा क्या मतलब है, बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं बताऊंगी। मतलब मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की, फिर बच्चों का टेस्ट लिया, बच्चों के मार्क्स देखे, फिर उसका आपने मीन निकाला तो 50 आया, कि अच्छा मैंने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ाया था तो बच्चों के 50 मीन निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर रियल में क्या होना चाहिए था, 55, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई एरर है। इसलिए आप इसको किससे मैच करोगे, एरर इन सैम्पलिंग से। आई होप थोड़ा क्लियर है ये। अब देखो ये पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स अभी सीख के जा रहे हो सकता है कि अगली बार कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जो आपसे सॉल्व हो जाए जस्ट इस नॉलेज की वजह से। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं चीज़ों को। अभी भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सैम्पलिंग खुद में पूरी एक क्लास का टॉपिक है, बहुत डिटेल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन वो एंटायर ग्रुप है जिसके बारे में आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो। इसका मतलब वही कि रिसर्च की और अपना सैंपल लिया तो उस पर रिसर्च की, फिर जो फाइंडिंग्स आई, अब उस फाइंडिंग्स को जिस पर लागू करोगे, है ना, जिस पर क्या करोगे आप, इम्प्लीमेंट करोगे, वो क्या है आपकी पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? सैंपल वो स्पेसिफिक ग्रुप है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। लेकिन हमेशा याद रखना प्लस, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से, क्या रिप्रेजेंट्स, व्हाट रिप्रेजेंट्स योर पॉपुलेशन। एक अच्छा सैंपल वही है जो आपकी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से दर्शाए, रिप्रेजेंट करे। अगर उसमें मान लीजिए मेल ज्यादा है तो आपके सैंपल में भी मेल ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, देन सैम्पलिंग मेथड, दो तरह के सैम्पलिंग मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या है, एक पॉपुलेशन थी, जैसे ये पॉपुलेशन में इतने सारे लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो शेप्स है ये लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। अब सैम्पलिंग में यही तो होगा ना कि आप इतने लोगों पे नहीं रिसर्च कर सकते। आपने क्या किया, इनमें से कुछ लोगों को छांट के निकाल लिया। ठीक है, ये इतने लोगों को आपने बाहर निकाल दिया, ये सैम्पलिंग। अब इसको छांटने के कई तरीके हैं। एक तरीका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं इन सबके सेलेक्ट होने की क्या रहेगी, इक्वल संभावना, इक्वल चांस है सबके सेलेक्ट होने का, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट जहां पर इन सबके सेलेक्ट होने की इक्वल संभावना नहीं हो, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट रैंडम, तो वो क्या होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं गई, मैंने देखा कि अरे मुझे इस पॉपुलेशन से चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली उठा लिया, तुम आ जाओ, अच्छा तुम आ जाओ, अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ये प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैंने दिमाग लगाया या फिर मेरी रिसर्च का नेचर ही ऐसा था कि मुझे सोच के लेना था कि अरे मुझे तो सिर्फ वो लोग चाहिए जो क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो अब मैं ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी उठा लूंगी, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या पता ऐसे उठाऊं और एक भी हैंडीकैप ना आए मेरी सैंपल में, मेरी रिसर्च कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पे तो जरूरी है कि मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करूं, है ना, मैं खुद से चुन चुन के निकालूं कि अच्छा ये हैंडीकैप एक है, इंसान है, ये हैंडीकैप है, तो इनको ले लेती हूँ, राइट। वैसे तो आई अपोलोजाइज, हैंडीकैप वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, बहुत नेगेटिव कॉनिटेशन है। डिसेबल या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर विकलांग, दिव्यांगजन, ये शब्द हमें अपनी डेली भाषा में लाना चाहिए। इवन मेरे मुंह से भी हैंडीकैप निकला एंड आई फेल्ट कि नहीं निकलना चाहिए था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या वेज होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, कि एक होता है सिंपल रैंडम, एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रैटिफाइड, एक क्लस्टर। इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसकी एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये खुद में। देन सिमिलरली जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके भी टाइप्स है, कन्वीनियंस, पर्पसिव, इसी को हम जजमेंटल भी कहते हैं, स्नोबॉल। अब क्यों स्नोबॉल है वो बाद में बताऊंगी, इसी के बहुत सारे नाम है, नेटवर्क है, पिरामिड है, बहुत सारे नाम है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा में ही एक डायमेंशनल भी होती है इसी की। ठीक है, वैसे ऊपर अभी हमने क्लस्टर किया था, क्लस्टर में ही एक और होती है मल्टी स्टेज। तो आई विल कवर ऑल ऑफ देम इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दिस इज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका आंसर ही आ गया। स्ट्रैटिफाइड है प्रोबेबिलिटी का टाइप, पर्पसिव क्या है आपका, नॉन प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर सैंपल एंड दिस इज योर, सो आपका आंसर थर्ड आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो ये नाइन्थ क्वेश्चन और ये पूरा रिपीट, ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब इसका एक शब्द भी नहीं बदला है, जिसने भी पेपर बनाया है एक शब्द भी नहीं बदला है इसका।
तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हैं जो अफेक्ट क्या करती है, प्रभावित करती है करिकुलम में चेंज को, यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है उसमें परिवर्तन लाने के क्या क्या कारण हो सकता है, मतलब इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से करिकुलम पाठ्यचर्या में चेंज आएगा। पहला क्या लिखा है, नौकरियों में नियोजन, यानी कि प्लेसमेंट हो जाए, जॉब्स में लोगों को नौकरी मिल जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी की धार्मिक भावनाएं क्या है, उसके आधार पे क्या पाठ्यचर्या बदल जाती है। सक्षम शिक्षकों की उपलब्धि, मतलब अगर जो कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं या नहीं है, इसके बेसिस पे करिकुलम या पाठ्यचर्या में बदलाव आता है। राष्ट्रीय हेतु महत्वपूर्ण, यानी कि जो इम्पोर्टेंट नेशन के लिए क्या है, मतलब हमारा जो देश है उसके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बेसिस पे करिकुलम में बदलाव आता है। आखिरी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि हमारे जो हमारा जो सोसाइटी है उसकी सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है, यानी उसका क्या संदर्भ है इस बेसिस पे। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे दो ही करेक्ट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि दो से ज्यादा करेक्ट नहीं, दो ही करेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल एक ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब आप खुद देखो क्यों ये करेक्ट है। आपके क्वेश्चन में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लग रहा होगा अरे ये भी तो सही लग रहा है, ये भी तो सही लग रहा है, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, जो मोस्ट एक्यूरेट या फिर मोस्ट नॉट एक्यूरेट, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, आपको लग रहा है ऊपर वाले भी सही कह रहे, रिलीजियस सेंटीमेंट भी तो इसकी वजह से भी तो करिकुलम में चेंज आ सकता है, आ सकता है, लेकिन इससे भी अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप जहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जिस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है, उसकी कल्चरल वैल्यूज क्या है। ठीक है, वहां पे संदर्भ क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना। हमारा सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट देखो कितनी डाइवर्सिटी है, बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। तो हमारा जो करिकुलम चेंज है इसकी वजह से आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि अरे हमारे डाइवर्सिटी इतनी है, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल है अलग अलग हमारे स्टेट्स में, तो उसकी वजह से कि अरे इनके फेस्टिवल को भी जगह दो, उनकी फेस्टिवल को भी जगह दो, तो उसकी वजह से हमारे जो पाठ्यचर्या है उसमें बदलाव आ गया, करिकुलम में चेंज आ गया। या फिर और सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो कि हाँ, जैसे कि हमारा क्या है, हमने एकदम से देखा कि अरे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको भी शिक्षा दो, है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये नियम पास हो गया, अब हमारे यहाँ ये कंडीशन है, तो हमने इसकी वजह से करिकुलम चेंज आ गया कि हाँ ये भी करिकुलम में अब पढ़ाओ, बदलाव लाना पड़ेगा करिकुलम में। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या पॉइंट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कि जहाँ का एजुकेशन सिस्टम है जैसे इंडिया, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, क्या चीजें बदली जाएंगी, वो डिपेंड करेंगी उस सोसाइटी पर, उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर। देन इम्पोर्टेंट टू नेशन, अब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, वो देश का विकास करे इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे ना जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी अगर आप ध्यान दो, जब से कोरोना पीरियड आया था उसके बाद नेशन को समझ आ गया कि हमें बहुत ज्यादा अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को टेक्नोलॉजी में क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, कि वो अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए, राइट। तो हमने क्या किया, करिकुलम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब अपने करिकुलम में चेंज ले आए कि अब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी पढ़ाओ। अब करिकुलम में चेंज ले आए कि बच्चों को खुद टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, कैसे देखो मीट होता है, सॉरी गूगल मीट होता है, जूम होता है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एलएमएस सिस्टम है, ये देखो क्विज के प्लेटफॉर्म, खुद बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि नेशन के लिए इंपॉर्टेंट था कि लोग क्या हो, टेक सेवी हो, मतलब टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाए, इसके लिए टर्म है टेक सेवी। ठीक है, एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ ही आ गया। सिंस यहाँ पे दो ही करेक्ट हो सकते थे इसलिए ये दोनों सबसे बेस्ट है, बाकी इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, यानी कि जो सक्षम शिक्षक की उपलब्धि, अगर नहीं है सक्षम शिक्षक उसकी वजह से थोड़ी ना करिकुलम चेंज हो जाएगा, या फिर है तो उसकी वजह से भी नहीं करिकुलम चेंज होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। रिलीजियस सेंटिमेंट थोड़ा ऐसी चीज है कि हाँ, मतलब हम कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट वही चीज है कि यहाँ पे दो ही सिर्फ लिखे थे इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। प्लेसमेंट ऑफ जॉब, जॉब है नहीं है उसकी वजह से थोड़ी ना करिकुलम चेंज आएगा, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। सो डी एंड ई आर टोटली। लास्ट क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, आकलन के प्रकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस, मैंने बताया ना, अभी ये दो चीजें मैं आपको समझाऊंगी, आता है तो बहुत अच्छी बात है।
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्या है, याद रखिएगा, क्राइटेरियन को बोल रहा है कि ये फॉर्मेटिव से जुड़ा है, दूसरा इसी का अपोजिट है, क्राइटेरियन को कह रहा है ये तो समेटिव से जुड़ा है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस को कह रहा है ये तो फॉर्मेटिव से जुड़ा है, फिर नॉर्म कोई कह दिया ये तो समेटिव से जुड़ा है। मान लीजिए आपको नहीं समझ आता कि अरे क्या ये सारे हैं, बट लास्ट वाला तो आई एक्सपेक्ट आपको आना ही चाहिए। समेटिव असेसमेंट इज टर्मिनल इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट है। समेटिव असेसमेंट क्या करते हो, एंड में ही तो करते हो ना, बिल्कुल आखिरी में करते हो ना, है ना। आपने भी देखा ना फॉर्मेटिव क्या होता है, जो आप साल भर कंटिन्यूसली बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, लेकिन समेटिव क्या है जो आखिरी में एंड एग्जाम होता है, वही तो होता है ना। तो ये अंतिम चरण है ना एक तरह का, तो ये टर्मिनल इन नेचर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट बाकियों का क्या मतलब है, पहले एक बार देख लो क्राइटेरियन एंड नॉर्म का मतलब, फिर ये आंसर मतलब बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज बस एक पॉइंट याद रख लो कि कहीं भी नॉर्म देखे इसका मतलब एक वर्ड याद कर लो, रैंक, और यहाँ पे कर लो फिक्स क्राइटेरिया। क्राइटेरियन में क्या है, फिक्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो रैंक का क्या मतलब है, रैंक मतलब है कि आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है उसको जानने के लिए उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, रैंक वैंक दे रहे हो। ठीक है, क्राइटेरियन में क्या है, अगर एक बच्चा स्नेहिल है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा स्नेहिल है, उसने कैसा परफॉर्म किया कैसा नहीं परफॉर्म किया, आपने उसको दूसरे बच्चों से नहीं कंपेयर किया, आपने उसको इस फिक्स क्राइटेरिया से कंपेयर किया कि ये क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया को इस बच्चे ने पास किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है मेरा क्राइटेरियन। अब ये दो पॉइंट अगर याद है तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं एक बार, ये चीज हिंदी में है, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस इज अ फॉर्मेटिव, ठीक है, और क्राइटेरियन रेफरेंस ये कह रहा है समेटिव, ये क्या कह रहा है, नॉर्म रेफरेंस है फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस है समेटिव। अब देखते हैं, जैसे कि आप ये देखो, नॉर्म रेफरेंस को बोला जा रहा है ये समेटिव है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि नॉर्म में आप क्या दे रहे हो, बच्चों को रैंक्स दे रहे हो। ठीक है, रैंक्स दे रहे हो, तो रैंक्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या है, एक तरह का फाइनल असेसमेंट सा नहीं है कि आपने बच्चे को बस रैंक दे दी कि देखो तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है, तुम्हारी सेकंड रैंक आई है, तुम्हारी थर्ड रैंक आई है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी क्वालिटेटिव असेसमेंट नहीं है। बट आपका जो क्राइटेरियन रेफरेंस है वो क्या होता है, वो एक तरह का होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि क्राइटेरियन में क्या है, आपका एक क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे आप बच्चे को बता रहे हो बच्चे ने कैसा किया। मान लीजिए मेरा फिक्स क्राइटेरिया मैंने बनाया था, मेरा फिक्स क्राइटेरिया था एक रूब्रिक, एक रूब्रिक बनाया था मैंने। मान लीजिए कि मैंने पॉइंटर्स बनाए, क्या बच्चे ने ये किया, क्या बच्चे ने ये कर पाया। जैसे मान लीजिए बच्चों को रीडिंग सिखा रही हूँ, क्या बच्चे को स्किमिंग आती है रीडिंग में कि नहीं आती है, क्या बच्चा अपना जो प्रीवियस नॉलेज उससे कनेक्ट करके कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चे को स्कैनिंग आती है कि नहीं आती है। मतलब इंग्लिश में बहुत सारी स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मैंने ऐसे एक रूब्रिक बनाया था, ये मेरा क्या था क्राइटेरिया। अब बच्चे को मैंने क्या किया, बच्चे का असेसमेंट किया इस फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि एक बच्चा है, मान लीजिए बंटी है फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने इस फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताया, हाँ ये सही किया ये नहीं किया। तो ये क्या, ये फॉर्मेटिव है। ठीक है, ये काफी क्वालिटेटिव नेचर का है। जबकि नॉर्म रेफरेंस में बस रैंक दे दी, और रैंक कब देते हो आप, बिल्कुल एंड और टर्मिनल वर्क है, राइट। तो इसलिए जब भी आपको एग्जाम में दिखे तो आप इस पॉइंट को याद कर सकते हो। अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझ आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है, तो सिंपली लर्न क्राइटेरियन जो है आपका, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। एग्जाम्पल क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, नॉर्म रेफरेंस क्या है आपका, दिस इज योर समेटिव असेसमेंट। ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। बट अगर मैं तो जो ट्रिक बताई उससे भी याद कर सकते हो, मेरा ट्रिक क्या है, मतलब एक्सप्लेनेशन ही है। जो नॉर्म है वहां पे रैंक्स देते हो, एंड रैंक्स आप एंड में ही देते हो। क्राइटेरिया का एक फिक्स क्राइटेरिया, आपने रूब्रिक स्केल बनाया, 33% वाला क्राइटेरिया रखा था, फिर आपने देखा ये बच्चे ने ये क्रॉस किया, मतलब ये अकम्प्लिश किया कि नहीं किया, एंड आपने ये देखा। तो ये क्या है, आपको फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब क्या है, जो आप आपको बहुत क्वालिटेटिव डेटा देता है बच्चे के बारे में, है ना, जो आप क्या करते हो टाइम टू टाइम करते रहते हो। ठीक, सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, एंड आई होप ये 10 क्वेश्चंस में अगर आप पहले से आप मुझे जानते हो और आप पढ़ रहे हो तो आई नो ये तो फिर आपको थोड़ा रेपिटेटिव लगा होगा,
और आई आई होप सिर्फ रेपिटेटिव लगा नहीं होगा। अगर आपको फिंगर टिप्स में वो चीजें हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके फिंगर टिप्स में चीजें नहीं हैं और आप सोच रहे हो ये रेपिटेटिव है, तो फिर आपके लिए भी ये रेपिटेटिव नहीं है। इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई चीज आ गई है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने नोट्स को जाकर देखना नहीं पड़े, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो है आपके लिए। अगर बिल्कुल न्यू है तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा न्यू क्लास रही होगी आई गेस, क्योंकि बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट होंगे उनके लिए। सो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो डेली मेन टास्क हमारा सबसे पहले यही रहने वाला है, दैट इज, एक बार देख लो आप लोग कि क्या मेन टास्क रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज लगाओ। लेकिन कौन सा पीवाईक्यू, पहले तो अपना मेन दिसंबर 2023 का ही लगाओ। जिसने पेपर नहीं दिया है वो तो ज़रूर लगाओ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। जिसने दिया है वो भी लगाओ ऑल क्वेश्चंस। वाई? क्योंकि आपको अपनी गलतियां जाननी है कि नहीं जानती है ना, कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बस ऐसी प्रिपरेशन आंखें बंद करके नहीं होती, आपको ये भी तो देखना है कि आपको क्या नहीं आया था एग्जाम में, कहाँ आपने गलती की थी। तो वो मिस्टेक्स देखिए, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको तो करना ही चाहिए सॉल्व, ठीक है। और सॉल्व करने का बस ये मतलब नहीं कि बस लगा के देख ले मेरे इतने नंबर आ गए। एनालिसिस करने को मैंने आपको बोला है। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमें क्वेश्चन दिख रहा, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस का, तो आपको देखना है कि मेरा ये क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पहले पढ़ा हो मुझसे ये चीज, ये तब भी गलत हो गया, तो क्यों गलत हो गया? क्या कुछ और मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, आपको जानना है? या फिर ये क्वेश्चन था ही टफ इसलिए मेरा ये नहीं ठीक हुआ? या फिर मुझे इसको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है? क्या इसके कुछ और क्वेश्चंस लगाऊं जाके? आप इंटरनेट पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, है ना। तो ये बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए। सबसे पहले तो इस पेपर को लगाओ, और खुद से लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, लगाओ। अदरवाइज मैं तो ये पेपर को जरूर लगवाऊंगी आपको, तो इसको लगाइए। एंड इसके बाद हम एक एक करके थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, मतलब जो इस पेपर में न्यू चीजें आई हैं, जैसे कि एक बिरला अंबानी रिपोर्ट आई थी, है ना। ये 2000 वाली रिपोर्ट है, एंड ये रिलेटेड है पीपीपी से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। तो ये करेंगे, क्योंकि ये शायद आपने नहीं सुने हो। तो ऐसी चीजें हम कवर करेंगे इसमें। और बाकी क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी कर लेने से कुछ नहीं होता, अनटिल और अनलेस आपके क्वेश्चंस लगे। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। आई गेस ये बहुत लॉन्ग हो गया है, एंड आप टाइम देख पा रहे होगे, मैं रात को 1:49 हो रहे हैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी उतना ही एफर्ट्स डालोगे। ये सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ मैं, लाइक टोटली आपके लिए कर रही हूँ। सो मुझे आपका एक लव एंड सपोर्ट तो चाहिए। सो प्लीज लाइक कर जरूर करिएगा वीडियो को, एंड कमेंट भी करिए। एंड जो आपकी नीड्स है वो कमेंट करिए। अभी तो आपका सेम ही कमेंट आ रहा है, मैम क्लासेस कब स्टार्ट करोगे? सो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एंड शेयर करिए प्लीज, ये तो जरूर करिए। एंड जब मैं ग्रुप में देखती हूँ तो इतने सारे मेंबर्स हैं उसमें, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर्स है। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए। एंड बिल्कुल ही न्यू हो और कनेक्ट होना चाहते हैं आप, तो शिक्षा विद स्नेहिल को आप सर्च करिए टेलीग्राम पर, आपको ये चैनल आराम से मिल जाएगा, और इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, एंड सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।